गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गत लेक्चर में हम लोगों ने गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक विचारों का अवलोकन किया था। उन्हीं विचारों के साथ साथ गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा भारतीय संवैधानिक व राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में एक नई दिशा का भी संचार किया गया था, जिसको हम गोखले के राजनीतिक वसीयतनामा के रूप में जानते हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं गोखले का राजनीतिक वसीयतनामा क्या है। सन 1909 में अंग्रेजी शासन द्वारा भारत में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम प्रस्तुत किया गया। इस अधिनियम के प्रति उदारवादी गोखले सहित किसी भी राष्ट्रीय आंदोलनकर्ता नेतृत्व को यह पसंद नहीं आया भारत के परिप्रेक्ष्य में, और कोई भी संतुष्ट नहीं हुए। सभी पक्षों द्वारा एक नए अधिनियम की आवश्यकता अनुभव की जा रही थी। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश प्रशासन के समक्ष भारतीयों के द्वारा विरोध प्रकट किया गया और इसके उपरांत अंग्रेजी शासन द्वारा तत्कालीन बम्बई के गवर्नर लॉर्ड वेलिंगटन के आग्रह पर गोखले ने वैधानिक सुधारों की एक योजना तैयार की, जिसे महायुद्ध के बाद क्रियान्वित किए जाने का उल्लेख किया गया। गोखले द्वारा तैयार की गई यह योजना अगस्त 1917 में प्रकाशित हुई और इसे ही गोखले का राजनीतिक वसीयतनामा कहा गया। गोखले ने इस योजना को तैयार करने में फिरोज शाह मेहता तथा आगा खां से भी परामर्श किया। इसके तहत प्रांतीय शासन और केंद्रीय शासन के संबंध में इस योजना में सुझाव दिए गए। आइए अब हम जानते हैं कि वे कौन से प्रमुख सुझाव थे जो गोखले के द्वारा प्रस्तुत किए गए भारत के उत्तरदायी शासन के संदर्भ में। पहले हम बात करते हैं प्रांतीय शासन की। प्रत्येक प्रांत में इन बातों की व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा गोखले ने माना कि पहला, प्रांतीय शासन के अध्यक्ष के रूप में गवर्नर हो, जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड से हो। गवर्नर की सहायता और परामर्श के लिए 6 सदस्यों की एक कार्यकारिणी हो, जिसमें 3 भारतीय और 3 अंग्रेज हों। प्रत्येक प्रांत में एक विधान परिषद होनी चाहिए, जिसकी सदस्य संख्या लगभग 75 से 100 के बीच होवे। इस परिषद के कम से कम आधे सदस्यों का चुनाव विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों और विशिष्ट वर्गों द्वारा किया जाए। परिषद में विशेषज्ञों के अतिरिक्त कोई गैर सरकारी नामजद सदस्य नहीं होने चाहिए। गवर्नर को यह अधिकार होवे कि वो चाहे तो विशेषज्ञों के रूप में अथवा कार्यकारी सरकार के प्रतिनिधित्व में सहायता पहुंचाने के विचार से कुछ सरकारी सदस्य जोड़ सकता है। प्रांत की कार्यकारी सरकार और इस प्रकार गठित विधान परिषद का आपसी संबंध एक संतुलित रूप में होना चाहिए। विधान परिषद को प्रांत के लिए कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त हो और प्रांतीय कराधान में कमी या वृद्धि करने के लिए परिषद की अनुमति आवश्यक हो। इस प्रकार पुनर्गठित हो जाने पर विधान परिषद के नियंत्रण में काम करने वाली इस प्रांतीय सरकार को प्रांत के आंतरिक प्रशासन का भी पूरा कार्यभार सौंप दिया जाना चाहिए और वस्तुतः स्वतंत्र वित्तीय शक्तियां भी प्रदान की जानी चाहिए। भारत सरकार के पास प्रांतीय शासन पर नियंत्रण का अधिकार नाम मात्र के लिए ही होना चाहिए, जिसका प्रयोग वह बहुत ही कम विशेषित अवसरों पर ही करे। प्रांतीय स्वशासन की यह योजना तब तक अधूरी होगी जब तक कि इसमें 2 व्यवस्थाएं नहीं की जाएं। पहला, जिला प्रशासन जो उदार रूप में स्थापित किया जाए। दूसरा, स्थानीय शासन जिसमें स्थानीय संस्थाएं जैसे ग्राम पंचायतें, म्युनिसिपल बोर्ड, जिला बोर्ड आदि के कर्तव्यों का समुचित रूप से निर्वाह हो सके और इसके लिए इन संस्थाओं को पर्याप्त
वित्तीय साधन उपलब्ध होने चाहिए। अतः अंग्रेजी हुकूमत के समक्ष गोखले द्वारा भारत के उत्तरदायी प्रांतीय शासन के लिए उपरोक्त व्यवस्था का उल्लेख किया गया। दूसरा, उन्होंने केंद्रीय शासन अथवा केंद्रीय भारत सरकार के संदर्भ में प्रस्ताव रखे। वो इस प्रकार थे। केंद्रीय शासन को प्रांतीय शासन पर नियंत्रण का अधिकार केवल नाम मात्र के लिए होना चाहिए। अतः यह सुझाव दिया कि विभागों का पुनर्गठन करते हुए केवल 6 विभाग और प्रत्येक विभाग का एक विभागाध्यक्ष या मंत्री 6 ही सदस्य होने चाहिए। ये विशेषित मामले, आंतरिक मामले या गृह, वित्त विभाग, विधि, प्रतिरक्षा, संचार, रेल, डाक और तार और विदेश, इनमें से भी कम 2 भारतीय सदस्य होने चाहिए। केंद्र की विधान परिषद का नाम भारत की विधानसभा कर दिया जाना चाहिए और विधानसभा की शक्तियां बढ़ा दी जानी चाहिए। सदस्यों की संख्या बढ़ाकर प्रारंभ में लगभग 100 कर दी जानी चाहिए। विधानसभा में सरकारी बहुमत का सिद्धांत उस समय तक बने रहने देना चाहिए जब तक प्रांतीय स्वायत्तता के प्रसंग में की गई व्यवस्था का पर्याप्त अनुभव प्राप्त न हो जाए। इस प्रकार गठित सरकार को वित्तीय मामलों में भारत मंत्री के नियंत्रण से भी मुक्त कर दिया जाना चाहिए और अन्य मामलों में भी भारत सरकार पर भारत मंत्री का नियंत्रण कम कर दिया जाना चाहिए। भारत मंत्री की परिषद समाप्त कर दी जानी चाहिए और उसकी धीरे धीरे उपनिवेश मंत्री के समान उसकी स्थिति हो जानी चाहिए। इसके अलावा सेना के संदर्भ में भी गोखले ने प्रस्ताव रखे कि भारतीयों को सेना में अधिकारी के पद दिए जाने चाहिए। इसी के साथ साथ उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए भी प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता को स्वीकार किया और यहाँ पर अलग अल्पसंख्यकों के अलग प्रतिनिधित्व का अर्थ यह नहीं था कि वे अल्पसंख्यकों के विरोधी थे, बल्कि यह गोखले की रचनात्मक राजनीतिज्ञता का परिचय था। इस प्रकार यद्यपि उपयुक्त सुझावों के अनुसार ब्रिटिश शासन द्वारा 1919 का भारत शासन अधिनियम प्रस्तुत भी किया गया, किंतु उसमें बहुत सी शासकीय कमियों व विघटनवादी बिंदुओं के कारण वह भारतीयों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। तथापि गोखले के द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त राजनीतिक वसीयतनामा का जो प्रारूप है वह भारत के औपनिवेशिक स्वराज्य की पूर्ति का एक बहुत बड़ा आधार बना। धन्यवाद।